Hello friends, today's our topic is estimation of serum bilirubin. Okay, तो सीरम बिलिरुबिन के एस्टिमेशन से पहले हमें पता होना चाहिए कि बिलिरुबिन होता क्या है, कैसे बिलिरुबिन बनता है, कैसे एक्सक्रीट होता है, ताकि उसके बेसिस पे हम उसको क्लिनिकली इंटरप्रेटेट कर पाएं. ठीक है, तो सबसे पहले बिलिरुबिन से स्टार्ट करते हैं. तो व्हाट इज बिलिरुबिन? बिलिरुबिन इज एंड प्रोडक्ट ऑफ हीम कैटाबॉलिज्म. ठीक है, हीम कैटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट होता है. मेनली क्या होता है? बिलिरुबिन हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन और साइटोक्रोम से बनता है. 80% जो बिलिरुबिन होता है वो बनता है हीमोग्लोबिन से. तो कैसे बनता है? सबसे पहले हीम कन्वर्ट होता है किसमें? बिलीवर्डिन में. यहाँ पे एंजाइम होता है कौन सा? हीम ऑक्सीजनेज. ओके, फिर नेक्स्ट क्या होता है? बिलीवर्डिन कन्वर्ट होता है बिलिरुबिन में. यहाँ पे जो एंजाइम होता है वो होता है बिलीवर्डिन रिडक्टेज. ये जो बिलिरुबिन होता है ये होता है अनकॉन्जुगेटेड, या फिर इसको हम इनडायरेक्ट बिलिरुबिन भी बोल सकते हैं. डायरेक्ट बिलिरुबिन. ठीक है, ये वाटर इंसॉल्युबल होता है. ये फिर एल्बुमिन के साथ में मिक्स होके कॉम्प्लेक्स बना के फिर ये ट्रेवल करता है और फिर ये जाता है लीवर के अंदर. तो यहां पे ये होता है ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? यूडीपी ग्लूकोरोनिल ट्रांसफरेज. इस एंजाइम से ये अनकॉन्जुगेटेड होता है और ये कॉन्जुगेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, ये चीज होती है अपने लीवर के अंदर. लीवर में मेनली 3 स्टेप होते हैं. फर्स्ट होता है अपना एब्जॉर्ब करता है, अपटेक करता है. ये इंपॉर्टेंट स्टेप होता है. ये फैसिलिटेड डिफ्यूजन से होता है. फिर इसके बाद में अनकॉन्जुगेटेड कन्वर्ट होता है कॉन्जुगेटेड में बाय यूडीपी ग्लूकोरोनिल ट्रांसफरेज. उसके बाद में ये कॉन्जुगेटेड फॉर्म हो जाता है और फिर ये जो सीक्रेट होता है बाइल डक्ट के थ्रू इंटेस्टाइन में. तो जो सीक्रेट होता है ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू सीक्रेट होता है. इसके लिए एटीपी यूज होते हैं और ये अगेंस्ट कंसंट्रेशन होता है. तो ये जो तीनों स्टेप्स हैं लीवर के अंदर, एक तो एब्जॉर्ब, अपटेक, एक कन्वर्जन अनकॉन्जुगेटेड टू कॉन्जुगेटेड और एक इसका सिक्रेशन. तो ये तीनों स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है. ये आगे क्लिनिकली जॉइंडिस में ये क्लिनिकली कोरिलेट होते हैं वहां पे. फिर नेक्स्ट इसके बाद क्या होता है? जो बिलिरुबिन है कॉन्जुगेटेड, ये आगे जाता है इंटेस्टाइन में और यहां पे ये कन्वर्ट हो जाता है यूरोबिलिनोजन में. ओके, ये यहाँ पे बैक्टीरियल एंजाइम के थ्रू कन्वर्ट होता है. ठीक है, ये जो यूरोबिलिनोजन होता है ये इसका कुछ पार्ट दोबारा से इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाता है और वो ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू किडनी में जाके और वहां पे यूरोबिलिन में कन्वर्ट होकर एक्सक्रीट हो जाता है. और बाकी जो यूरोबिलिनोजन होता है वो क्या करता है? ईस्टर को बिलिन में कन्वर्ट होकर फीसिस के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है और ये यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन में जाता है और यूरोबिलिन में कन्वर्ट होके और एक्सक्रीट हो जाता है. तो ये पूरी अपनी एक सिंथेसिस का प्रोसीजर है कि किस तरह से बिलिरुबिन बन रहा है. ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अपन देखेंगे किस तरह से एस्टिमेशन करना होता है. तो यहाँ पे हो जाएगा एम
एम क्या होगा, एस्टिमेशन ऑफ टोटल बिलिरुबिन बाय जेंड्रेसिक्स एंड क्रॉफ मेथड। ओके, फिर इसके बाद में हो जाएगा नेक्स्ट अपन क्या करेंगे, सैंपल। तो सैंपल इसमें क्या होगा, पेशेंट का ब्लड सीरम सैंपल हम इसमें यूज लेते हैं बिलिरुबिन के एस्टिमेशन के लिए। तो यहाँ पे सीरम सैंपल होगा जो हमें सेंट्रीफ्यूज करके मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है फिर इसके लिए, रिएजेंट। तो रिएजेंट क्या है, रिएजेंट 1 है सोडियम नाइट्राइट। ठीक है, रिएजेंट 2 क्या है, रिएजेंट 2 होगा इसमें सल्फेनिलिक एसिड। और रिएजेंट 3 इसमें होगा कैफीन। ओके, तो ये 3 रिएजेंट्स इसमें काम में लिए जाएंगे। नेक्स्ट क्या है इसका, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या होता है बिलिरुबिन का, ये वैंडेनबर्ग रिएक्शन पे बेस्ड होता है। वैंडेनबर्ग रिएक्शन में क्या होता है कि 2 सॉल्यूशन, एक तो क्या सोडियम नाइट्राइट और दूसरा सल्फेनिलिक एसिड इन डाइल्यूटेड HCl, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, डाई एजोटाइज सल्फेनिलिक एसिड। और ये डाई एजोटाइज सल्फेनिलिक एसिड जो होता है ये फिर आगे रिएक्ट करता है बिलिरुबिन के साथ में और बनाता है एजोबिलिरुबिन, जो रेडिश पर्पल कलर का कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, वैंडेनबर्ग रिएक्शन में क्या होता है, 2 टाइप की होती है रिएक्शन, एक तो होती है डायरेक्ट पॉजिटिव, एक होती है इनडायरेक्ट पॉजिटिव। डायरेक्ट पॉजिटिव में क्या होता है कि जैसे जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होता है, वाटर सॉल्युबल जो होता है, वो डायरेक्टली रिएक्ट करके रिएजेंट से और तुरंत ये कलर दे देता है विदिन 30 सेकेंड। ठीक है, ये सॉल्युबल जो होता है वो तुरंत रिएक्शन दे देगा। इनडायरेक्ट पॉजिटिव में क्या होगा कि सबसे पहले जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है वो सबसे पहले कन्वर्ट होता है कॉन्जुगेटेड में, किसके थ्रू, मेथनॉल यहाँ पे यूज में लेते हैं। ठीक है, तो उससे ये कन्वर्ट होता है कॉन्जुगेटेड में, जिसमें अप्रोक्स 30 मिनट्स लगते हैं और उसके बाद में फिर ये रिएक्शन देता है। तो फिर इस रिएक्शन में 30 मिनट्स लगते हैं, लेकिन ये बाद में पॉजिटिव रिएक्शन दे देता है। ठीक है, इसमें सॉल्युबल यूज होता है मेथनॉल। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या होता है, एक रिएक्शन होती है कि इसमें दोनों पॉजिटिव होते हैं, उसमें क्या होता है डाइबेस होता है, जिसमें जैसे टोटल बिलिरुबिन है तो इसमें कॉन्जुगेटेड भी होगा अनकॉन्जुगेटेड भी होगा। तो सबसे पहले जो कॉन्जुगेटेड होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा और वो अपना कलर कॉम्प्लेक्स बना लेगा। इसके बाद में अनकॉन्जुगेटेड कन्वर्ट होकर फिर दोबारा वो उसके कलर के इंटेंसिटी को और इंटेंसिफाई करेगा। तो इस तरह से ये वैंडेनबर्ग रिएक्शन है। अब नेक्स्ट क्या है, प्रिंसिपल में क्या होता है, बिलिरुबिन है, रिएक्ट कर रहा है किसके साथ में, डाइएज़ोटाइल सल्फेनिलिक एसिड, और क्या बना रहा है, एजोबिलिरुबिन। ठीक है, पर्पल कलर का कॉम्प्लेक्स होता है। ओके, इसके बाद में फिर क्या होता है, प्रोसीजर। प्रोसीजर में क्या है, स्टार्ट करते हैं। प्रोसीजर में क्या होता है, सबसे पहले हमें 2 टेस्ट ट्यूब लेने हैं, दोनों को लेबल करना है। ओके, ब्लेंड एंड टेस्ट। यहाँ पे क्या होगा, फिर
सॉल्यूशन 1, सॉल्यूशन 2, सॉल्यूशन 3, सैंपल। सबसे पहले दोनों टेस्ट ट्यूब में हम 50 माइक्रोलीटर सैंपल डालेंगे। इसके बाद में क्या करेंगे, सॉल्यूशन 1 जो हमारा है वो इक्वल अमाउंट है किसका, सोडियम नाइट्राइट और सल्फोनिक एसिड का। तो ये हम लेंगे सॉल्यूशन 1 टेस्ट के अंदर 100 माइक्रोलीटर। सॉल्यूशन 2 जो है हमारा वो है सल्फोनिक एसिड और नॉर्मल सलाइन, ठीक है, डिस्टिल्ड। ये हम लेंगे इसमें ब्लैंक के अंदर 100 माइक्रोलीटर। और सॉल्यूशन 3 हमारा है, यहाँ पे हम जो किट है वो हम सीमेंस की यूज में ले रहे हैं। तो ये जो मेथड है वो सीमेंस किट के अकॉर्डिंग मेथड है। तो उसमें हम जो सॉल्युबलाइजर यूज ले रहे हैं वो ले रहे हैं हम कैफीन का। तो सॉल्यूशन 3 है उसमें कैफीन है, वो हम लेंगे 1000 माइक्रोलीटर, ठीक है। इसके बाद में हमें वेट करेंगे, इंक्यूबेट करेंगे 5 मिनट्स के लिए। और उसके बाद में 540 नैनोमीटर पे फोटोमेट्रिकली इसकी हम रीडिंग लेंगे, ठीक है। इसके बाद में फिर हमें क्या करना है, कैलकुलेशन किस तरह से होगी। तो कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेशन में क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ टोटल बिलीरुबिन इज इक्वल टू ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ टेस्ट माइनस ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ ब्लैंक इनटू फैक्टर होता है कांस्टेंट फैक्टर, वो यहाँ पे उसकी वैल्यू है 26.312। ये वैल्यूज और फैक्टर है, ये वेरी करता है किट टू किट, कौन सी हम किट यूज कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट के लिए, ओके। इसके बाद में जो रिजल्ट आएगा वो हमारा mg/dl में होगा। नॉर्मल रेंज जो होती है वो टोटल बिलीरुबिन की वो क्या होती है, (0.22 1.0 mg/dl। तो ये इस तरह से हमारा पूरा एस्टिमेशन हो जाएगा कि सबसे पहले हमें 2 टेस्ट ट्यूब लेने हैं, दोनों को लेबल करना है, ब्लैंक और टेस्ट। ब्लैंक के दोनों टेस्ट ट्यूब्स के अंदर हम सबसे पहले 50 माइक्रोलीटर हम सैंपल लेंगे। उसके बाद में टेस्ट के अंदर सॉल्यूशन 1 डालेंगे, ब्लैंक के अंदर सॉल्यूशन 2 100 माइक्रोलीटर डालेंगे। इसके बाद में सॉल्यूशन 3 1 ml दोनों टेस्ट ट्यूब में डालेंगे। उसके बाद में 5 मिनट्स के लिए हम इंक्यूबेट करेंगे और उसके बाद में हम फोटोमेट्रिकली 540 नैनोमीटर पे उसकी रीडिंग लेंगे। उसके बाद में इस फॉर्मूले से हम इसे कैलकुलेट कर देंगे। अब इसके बाद में आ जाइए क्लिनिकल। क्लिनिकल इंटरप्रिटेशन। तो क्लिनिकल में क्या होगा, मेनली 0.2 to 1 तक तो है नॉर्मल रेंज होगी mg/dl। इसके बाद में क्या होगा, अगर 1.0 to 2.0 है तो ये इस बिलीरुबिन के इस लेवल में बॉडी में कोई सिम्टम्स नहीं होंगे। मेनली जो बिलीरुबिन की वजह से जो डिजीज होती है, डिजीज क्या सिम्टम होता है एक तरह से, वो होता है क्या, जॉइंडिस, ठीक है। तो जॉइंडिस में क्या होता है कि 1 to 2 mg/dl तक जॉइंडिस के कोई भी सिम्टम्स शो नहीं होते, लेकिन नॉर्मल रेंज से तो ये इंक्रीज्ड है। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, लेटेंट जॉइंडिस, ठीक है। जॉइंडिस क्या होता है, येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, स्क्लेरा एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, ओके। अब जॉइंडिस कितने टाइप का होता है, तो क्लासिफिकेशन क्या होता है जॉइंडिस का, प्री हिपैटिक, हेपेटिक एंड
पोस्ट हिपैटिक। प्री हिपैटिक में क्या होगा, लीवर से पहले की कंडीशन कोई भी कॉजेज हैं तो वो प्री हिपैटिक में आएंगे। तो प्री हिपैटिक में क्या होता है, सबसे पहले क्योंकि लीवर से पहले है तो यहाँ पे होता है अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। तो इस कंडीशन में अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, क्यों होता है, तो मेनली जो इसके कॉजेज हैं वो क्या है, सबसे पहले इनकॉम्पैटिबल ब्लड ट्रांसफ्यूजन, उसकी वजह से हेमोलाइसिस हो जाएगा, तो यहाँ पे बिलिरुबिन इंक्रीज हो जाएगा अनकॉन्जुगेटेड। दूसरा आपका हो जाएगा सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया, इस कंडीशन में भी बिलिरुबिन इंक्रीज हो जाते हैं, ये भी प्री हेपेटिक में आएगा। और हो जाएगा आपका कौन सा, मलेरिया। तो इन सब कंडीशंस में क्या होता है, ये प्री हेपेटिक कंडीशन है जिनमें हेमोलाइसिस होता है और जिसकी वजह से अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, दूसरा क्या है, हिपैटिक। और हिपैटिक में क्या होता है कि इसमें अनकॉन्जुगेटेड एंड कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन दोनों इसमें इंक्रीज होते हैं। ठीक है, अनकॉन्जुगेटेड क्यों होता है, क्योंकि जो हिपेटोसाइट सेल्स होती है उसके अंदर डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होती है, प्रॉपर अपटेक नहीं कर पाती है ब्लड से, तो इस वजह से वहां पे अनकॉन्जुगेटेड इंक्रीज हो रहा है। दूसरा कॉन्जुगेटेड इंक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि कॉन्जुगेटेड होने के बाद में जो सिक्रेशन होता है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से होता है, और क्योंकि लीवर की सेल्स डैमेज है तो इस वजह से क्या है, ये प्रॉपरली सिक्रेट नहीं कर पाता है, तो इस वजह से यहाँ पे फिर कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इंक्रीज हो जाता है। ये कौन कौन सी कंडीशन में होता है, तो जो मोस्ट कॉमन है वो तो है वायरल इन्फेक्शन। ठीक है, इसके अलावा सिरोसिस ऑफ लीवर हो गया, इसके अलावा एल्कोहल का कंजप्शन होता है, तो इन सब कंडीशंस में क्या होगा, हिपेटिक जॉन्डिस होगा। इसमें क्या होता है एक साथ में कि जैसे लिवर की सेल्स डैमेज हो रही है तो यहाँ पे ये एंजाइम रिलीज करती हैं, तो इसमें कौन सा एंजाइम होते हैं, ALT एंड AST या फिर SGPT SGOT, तो ये भी यहाँ पे इंक्रीज होते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हिपेटिक सेल्स की जो इंजरी होती है, डैमेज होता है, उस वजह से यहाँ पे ये एंजाइम ही इंक्रीज होते हैं। थर्ड कौन सा है, पोस्ट हिपेटिक। पोस्ट हिपेटिक में क्या होगा कि ये आफ्टर लीवर के बाद में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उस वजह से होता है। तो मेनली जो प्रॉब्लम होती है वो क्या होती है कि बाइल डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। ये क्यों होता है, या तो कैल्कुलाई की वजह से, या फिर लोकल लैंग्वेज में स्टोन बोलते हैं अपन, या फिर ट्यूमर हो गया। तो इस कंडीशन की वजह से क्या होता है, बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन होता है, जिस वजह से कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है वो इंटेस्टाइन में नहीं जा पाता है, और इस वजह से इस कंडीशन में क्या होता है कि कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इंक्रीज हो जाएगा। तो ये अपने टाइप्स हो गए जॉइंडिस के। इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा एक होता है क्या, नियोनेटल फिजियोलॉजिकल जॉइंडिस। इसमें क्या होता है, ये मोस्टली होता है कि न्यूबॉर्न बेबी जो होते हैं आफ्टर 1 डेज अगर उनमें जॉइंडिस होता है, येलोइश डिस्कलरेशन होता है, तो वो होता है नियोनेटल फिजियोलॉजिकल जॉइंडिस। क्यों होता है ये, क्योंकि यहाँ पे लीवर पूरा मैच्योर नहीं होता है, जिस वजह से बिलिरुबिन को कन्वर्ट नहीं कर पाता है। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं अपन, फोटोथेरेपी देते हैं। फोटोथेरेपी 420 से लेकर 470 नैनोमीटर तक ब्लू लाइट पे देते हैं, जिससे क्या होता है, बिलिरुबिन जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, नॉन टॉक्सिक ल्यूमिरुबिन के अंदर, और वो फिर किडनी के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है। एक कंडीशन क्या होती है, श्रिगलर नेजर सिंड्रोम 1। इसमें क्या होता है कि जेनेटिकली जो UDP ग्लूकोरोनिल ट्रांसफरेंस जो एंजाइम होता है वो यहाँ पे उसकी कंप्लीटली एब्सेंस होती है। फैटल कंडीशन होती है, 1 to 2 ईयर के अंदर में पेशेंट यहाँ पे डाई हो जाता है। एक होता है श्रिगलर नेजर सिंड्रोम 2, सेम होता है पर इसके अंदर में उतना फैटल नहीं होता ये, और यहाँ पे थोड़ा अमाउंट UDP ग्लूकोरोनिल ट्रांसफरेंस का बनता है, जिस वजह से ये फैटल नहीं होता, पर यहाँ पे जॉइंडिस में रहता है। एक कंडीशन क्या होती है,
गिलबर्ट डिजीज में क्या होता है, मेनली एक सिंगल डिजीज आपके कॉम्प्लेक्स ऑफ डिजीज होता है। इसके अंदर लिवर जो होता है वो अपटेक भी नहीं कर पाता प्रॉपर। दूसरा, ये अनकॉन्जुगेटेड को कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में भी कन्वर्ट नहीं कर पाता, और साथ में ये सीक्रेटिंग नहीं कर पाता प्रॉपरली। तो इस वजह से तीनों यहाँ पे लीवर के तीनों स्टेप्स यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज होते हैं, जिस वजह से यहाँ पे बिलिरुबिन इंक्रीज हो जाता है। एक कंडीशन क्या होती है, कैर्निक टेरेस। कैर्निक टेरेस में क्या होता है, इसके अंदर बिलिरुबिन 25 mg पर डीएल से इंक्रीज हो जाता है ब्लड सीरम के अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके और ब्रेन के अंदर डिपोजिशन में जाता है बिलिरुबिन का, जिसकी वजह से मेंटली रिटार्डनेस या फिर आगे चल के अगर अनट्रीटेड रहे तो फिर ये डेथ भी हो जाती है इसमें पेशेंट की। तो ये एक पूरा आइडिया है कि कैसे बिलिरुबिन पूरा बन रहा है, किस तरह से सिंथेसिस हो रहा है। सिंथेसिस में लीवर के अंदर जो तीनों स्टेप्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपटेक प्रॉपर होना चाहिए, और वो कन्वर्जन होता है यहाँ पे यूडीपी ग्लूकोनेरिल ट्रांसफरेज से, और थर्ड होता है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट से वो फिर सीक्रेट होता है। इसके बाद में ये एक्सक्रीट हो जाता है। फिर इसके बाद में जो इसका प्रिंसिपल है वो वेंडेनबर्ग रिएक्शन पर बेस्ड है। वेंडेनबर्ग रिएक्शन में क्या होता है, इक्वल अमाउंट के दो सॉल्यूशन होते हैं, सोडियम नाइट्राइट और सल्फ्यूरिक एसिड इन डाइल्यूटेड HCl। तो इनसे बनता है डाई एजोटाइड सल्फ्यूरिक एसिड, जो बिलिरुबिन से रिएक्ट करके बनाता है एजोबिलिरुबिन। तो ये इसका प्रिंसिपल हो गया। इसके बाद में जो इसका क्लिनिकल है, क्लिनिकल क्या होता है कि अगर इंक्रीज अमाउंट ऑफ बिलिरुबिन है तो उसकी वजह से जॉइंडिस होता है। मेनली जॉइंडिस 3 टाइप का होता है, प्री हिपैटिक, हिपैटिक और पोस्ट हिपैटिक। तो प्री हिपैटिक लीवर से पहले कोई डिजीज है उस वजह से होता है, हिपैटिक है वो लीवर में प्रॉब्लम है उस वजह से हो रहा है, और पोस्ट हिपैटिक में लीवर के बाद में ऑब्स्ट्रक्शन है उस वजह से हो रहा है। इसके बाद में नियोनेटल फिजियोलॉजिकल जॉइंडिस होता है, स्ट्रिगलर सिंड्रोम होता है, गिलबर्ट डिजीज हो गया, कैर्निक टेरेस हो गया। तो ये सारे क्लिनिकल हैं जो बिलिरुबिन से रिलेटेड है। तो इस तरह से ये आपका पूरा बिलिरुबिन का एस्टिमेशन है। ठीक है, थैंक यू।